Roasting, roasting, roasting. I don't like. I avoid. But comedy likes me. I can't avoid. तो अब सुसु ब्रेक के बाद रॉकी भाई की कहानी शुरू होती है एक पहाड़ी रास्ते से, जहाँ से पुष्पा भाव का ट्रकों का काफिला निकल रहा होता है। लेकिन ये सभी ट्रक्स जा रहे होते हैं संजू बाबा के इलाके से, तो वो सबसे आगे वाले ट्रक को उड़ा देते हैं एंड पूरा काफिला वहीं रुक जाता है। लेकिन एक ट्रक में से उतरते हैं हमारे रॉकी भाई एंड उतरते ही चेक 1 2 3 मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में। ये क्या हो गया इसको? पता नहीं। एक मोड़ आया मैं तो जी हाँ भाई और उनकी बहनों, हमारे रॉकी भाई ने आरआरआर वाले सभी अग्निवीर को असली बंदूकें दे दी होती है एंड अब संजू बाबा की पूरी गैंग की मतलब माँ चौथी। अब रॉकी भाई एंड उनकी पूरी बेवकूफ टीम ट्रक्स को उसी टीले पर छोड़कर संजू बाबा वाले टीले पर आते हैं डायलॉगबाजी करने के लिए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से डरता है, गर्लफ्रेंड कॉकरोच से डरती है, कॉकरोच चूहे से डरता है, चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरती है और कुत्ता आदमी से डरता है। अरे कहना क्या चाहते हो? औरत पर हाथ डालने वाले काटते हैं उसका हाथ। तो बस ऐसी ही थोड़ी देर की बकचोदी के बाद रॉकी भाई संजू बाबा को बोलते हैं कि देखो तुमने मेरे को पहले ही जिंदा छोड़कर पिक्चर को 1 घंटा तो लंबा खींच ही दिया है, अब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ के पिक्चर को आधा घंटा और लंबा खींच देता हूँ, तो इसलिए अभी तू भी जा। तो बस इसके बाद क्या था, रॉकी भाई उन 300 जाबाज सिपाहियों की माओ को ढूंढ ढूंढ के उनके बेटों की लाशें सौंपने लगते हैं एंड इसके बाद फिर से लग जाते हैं केजीएफ का सुपरविजन करने, क्योंकि रॉकी भाई ने सारा पैसा तो AK-47 खरीदने में लगा दिया होता है। इसलिए रॉकी भाई चाहकर भी इंजीनियर्स या लेटेस्ट मशीनरीज या कुछ भी खरीद नहीं सकते थे एंड मजबूरन उन्होंने खुद को सुट्टा ब्रेक में भी सुट्टा फूकते फूकते ही सही लेकिन मजदूरी करनी पड़ती है। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रॉकी भाई अपना सभी काम स्लो मोशन में ही करते हैं। अब रॉकी भाई की स्पीड की वजह से केजीएफ की माइनिंग स्लो चल रही होती है एंड जब हर महीने रॉकी भाई ऑडिट करने जाते हैं तब एक ही डायलॉग बोल के आते हैं, काफी नहीं है, ज्यादा चाहिए, काम बढ़ाओ। अब ऐसे ही स्लो मोशन में 4 साल बीत जाते हैं एंड फिर फिल्म में एंट्री होती है एक नए एंड दमदार कैरेक्टर की। मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में एंट्री हो जाती है मस्त मस्त रवीना की। रवीना है बम, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। जो रॉकी भाई के पार्टनर की स्टेबल सरकार गिराकर पीएम बन जाती है। अब पीएम की स्पीच खत्म होते ही डिफेंस मिनिस्ट्री से एक आदमी आता है पीएम से मिलने, लेकिन तभी पीएम जो है वो रेडियो पे मन की बात करने जा रही होती है, तो वो बाद में मिलने का कहकर जाने लगती हैं कि तभी छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। एक तो पहले ही इस फिल्म में किसी भी फीमेल कैरेक्टर का कोई स्ट्रॉन्ग रोल नहीं है और अब आप भी कोई 90s वाली रवीना नहीं रही जिनको पीली साड़ी पहना के रेन डांस करने के लिए ये मूवी में लिया गया हो। आपको एक स्पेशल रोल के लिए कास्ट किया है, तो अब चलती क्या? एंड फिर ये लोग ले जाते हैं रवीना को प्रोजेक्टर रूम में, जहाँ पर ये लोग रवीना को KGF 1 एंड हमारे चैनल का KGF का पार्ट 1 का वीडियो दिखाते हैं, जिसको देखकर पीएम रवीना डिक्लेयर करती है कि आज रात 12 बजे तक रोस्टली एक्सप्लेन चैनल के 100 सब्सक्राइबर एंड इस वीडियो पे 50 लाइक्स आ जाने चाहिए, वरना मैं देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दूंगी। ये चेतावनी नहीं, ये मेरा वादा है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि रॉकी भाई ने स्लो मोशन में ही सही लेकिन पिछले 4-5 सालों में KGF में एक इंडस्ट्रियल हब खड़ा कर दिया है, लेकिन इसी चीज के बारे में बाहर किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो एक दिन 0 से भी कम TRP वाले रविश कुमार KGF की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वहाँ पहुँच गए होते हैं नकली मजदूर बन के। अब ये KGF की फोटोग्राफ्स ले ही रहे होते हैं, लेकिन तभी पकड़े जाते हैं एंड इनको लंबी दाढ़ी वाले मोदी जी रॉकी भाई के पास पेश किया जाता है। लेकिन ये वाले रविश कुमार भी बोलते हैं कि भले ही तुम मुझे इंटरव्यू ना दो, भले ही तुम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे अगेंस्ट न्यूज लाऊंगा एंड तुम्हारी सारी करतूतें न्यूज में छापूंगा। तो हमारे रॉकी भाई भी कोई अदानी से कम तो है नहीं, वो भी ये सस्ता वाला NDTV खरीद लेते हैं एंड फिर बोलते हैं इसको पेन पेंसिल पेपर जो भी चाहिए दे दो। तो अब रविश का प्राइम टाइम देख के पीएम रवीना भी घबरा जाती है कि अगर इस KGF वाले को अभी कंट्रोल नहीं किया तो आगे जाके यही पीएम बन जाएगा। इसलिए वो भी तुरंत ही CBI, ED, इनकम टैक्स सभी डिपार्टमेंट को भेज देती है KGF से जुड़े सभी बिजनेसेस पे रेड करने के लिए। अब लेकिन इतनी तगड़ी रेड के बाद भी किसी को कुछ भी नहीं मिलता सिवाय बिस्कुट। कौन सी फैक्ट्री का है? लेकिन हमारे कंजूस रॉकी भाई को पता चल जाता है कि एक बिस्कुट बरामद हुआ है, तो वो निकल पड़ते हैं उसको वापस लाने।
अब दूसरी तरफ पुलिस वाले एक गोल्ड बिस्किट मिलने पर ऐसे खुश हो रहे होते हैं जैसे अभी पूरा देश 3 साल बाद कोहली की सेंचुरी देख के हो रहा है। लेकिन तभी रॉकी भाई उधर आ पहुंचते हैं एंड वहां पर बड़ी विनम्रता से अपना गोल्ड बिस्किट वापस मांगते हैं। लेकिन पुलिस वाले जो है वो उनको पहचान नहीं पाते, तो वो हमारे रॉकी भाई से उनका इंट्रोडक्शन पूछते हैं डायरेक्टली। अब किसी भी बड़े बूढ़े को रॉकी भाई के बारे में पता हो या ना हो, लेकिन हर बच्चा जो है वो रॉकी भाई को जानता होता है। जबकि रॉकी भाई तो टाइट नाड़े का रहा है, हमेशा ही टाइट पतलून भी पहनता है। तो वो बच्चा जो है रॉकी भाई की इंट्रो देता है। वो गरीबों का मसीहा, करता है जालिमों का खात्मा, कहलाता है डॉन नंबर 1। अब इंट्रो खत्म करते ही इसको भी रॉकी भाई की हवा लग जाती है एंड ये भी रॉकी भाई के जैसे स्लो मोशन में चला जाता है। तो ऐसा खतरनाक इंट्रो सुन के ठुल्ले जो है वो डर जाते हैं एंड एक ठुल्ला जो है वो गोल्ड बिस्किट ढूंढ के उनको दे देता है। बंदूक है कि नहीं तुम्हारे पास? कैसे पुलिस वाले हो? लेकिन जाने से पहले रॉकी भाई ने जो है एक नई बंदूक खरीदी होती है, तो वो उसकी ट्रायल लेना शुरू कर देते हैं सीधा पुलिस स्टेशन पर ही एंड सारी गोलियां जो है वो पुलिस स्टेशन पर ही खर्च कर डालते हैं। शर्म आ रही कि नहीं तुम्हें? किस बात की तनख्वाह लेते तुम लोग? मगर आखिर में स्वैग से सिगरेट जला के नई खरीदी हुई बंदूक भी वहीं छोड़कर चले जाते हैं, जिसमें खुद के फिंगरप्रिंट्स भी अवेलेबल होते हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अब पीएम के चमचे रॉकी भाई की ये खबर पीएम तक लाते हैं। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। तो इसी बात से गुस्सा होकर पीएम रवीना जो है वो बर्मा में वॉर डिक्लेयर करके बर्मा की मां बहन कर देती हैं एंड उसके बाद टीवी पर इंटरव्यू देती हैं। लेकिन रॉकी भाई भी हर एवरेज इंडियन अंकल्स की तरह शाम को घर आके दारू पीते हुए न्यूज चैनल देखने लग जाते हैं एंड फिर बोलते हैं कि डार्लिंग, पॉलिटिक्स ने इस देश को खत्म कर दिया है। अब ऐसी 56 की चोली वाली पीएम की धमकी रॉकी भाई भी समझ जाते हैं एंड पूरे देश में कुछ दिनों के लिए गोल्ड की स्मगलिंग रोक देते हैं। लेकिन रॉकी भाई की इसी हरकत से उनके सभी पार्टनर्स बौखला जाते हैं एंड उनमें से एक पार्टनर चला जाता है संजू बाबा के पास रॉकी भाई की सुपारी देने। तो पहले तो संजू बाबा ही उसको डांटते हैं कि तू क्या मुझे कॉन्ट्रैक्ट देने आया है। उससे पहले ये देख क्या है? ये देख क्या है? देखा, मैंने अभी तक रॉकी की मारी हुई गोली अपनी बॉडी के अंदर ही संभाल के रखी है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में बारूद फैलता है, इसका जहर फैलता है, खून भी निकलता है, नींद भी नहीं आती है एंड इन सभी चीजों के चलते मेरा दिमाग खराब होता है एंड मैं फिर इसी तरह से एक तरह के रोल्स करने लगता हूँ। नायक नहीं खलनायक मैं। लेकिन पिछले 4-5 सालों में सिर्फ ऐसे चुतियापे ही नहीं किए हैं, इसके अलावा भी मैंने केजीएफ के लोगों को पकड़ के पूरा केजीएफ का नक्शा एंड सिक्योरिटी के बारे में पता लगा लिया है एंड हम लोग अभी शॉशैंक रिडेम्पशन एंड गुप्त मूवी से इंस्पिरेशन लेके केजीएफ की गटर खोद रहे हैं, जिससे एक दिन रॉकी को नंगा मार सके। अब रॉकी भाई ऑफिस से हाफ डे लेकर जल्दी घर आ चुके होते हैं, लेकिन तभी केजीएफ का एक सुपरवाइजर नवरात्रि के टाइम पे रात को माइंस बंद करके डिस्को डांडिया कराने की परमिशन लेने आया होता है। घूमेंगे हम, गाएंगे हम, नाचेंगे हम डिस्को डांडिया। लेकिन रॉकी भाई इसकी परमिशन देने से मना कर देते हैं। तो रॉकी भाई के इस बिहेवियर से वो सुपरवाइजर तो नहीं भड़कता, लेकिन हमारे खान चाचा जो है वो बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, जबकि उनको तो डिस्को डांडिया खेलना भी नहीं आता होता। इसी के साथ वो रॉकी भाई को और ताने मारने लगते हैं कि तुझ में और तेरे ड्राइवर गरुड़ा में अब कोई फर्क नहीं रह गया है, न ये वो। तो अब इसके जवाब में रॉकी भाई भी सेंटी होके अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा। अरे वो नहीं, मुहूर्त पर क्या हुआ बता। अरे वो अपुन का पर्सनल टेप लग गया सर। मेरी उम्र 2-3 साल की ही रही होगी, फिर भी मुझे अच्छे से याद है खान चाचा, मेरा बाप बेवड़ा था एंड मेरी माँ जो है वो खेतों में काम करती थी। लेकिन मेरी माँ जो है काम करते करते नाचने गाने लग जाती थी एंड मेरी माँ को नाचता देख वहाँ पर काम कर रही दूसरी औरतें भी उसके साथ नाचने लग जाती थी। भाईडाओने ऑफिंडी लागे ने एवी गरबानी तलब लागी छे। मेरी माँ की इन्हीं हरकतों के चलते एक दिन उस खेत के मालिक ने मेरी माँ को काम से निकाल दिया। ये सब हुआ क्योंकि मेरी माँ को कॉर्पोरेट की एचआरओ वाली आदतें लग चुकी थी, जो ऑफिस में टीम बॉन्डिंग के नाम पर बाकी के एम्प्लॉयज के साथ फालतू की एक्टिविटीज एंड नाच गाना करने लग जाती है। अब मेरा बाप जो एक संत इंसान था, जिसने मेरी माँ की नौकरी जाने के बाद पूरी जिंदगी शराब के नशों में मस्ती से गुजार दी, इसीलिए मैं भी हर वक्त अपने बाप की ही तरह सिगरेट और दारू पीता रहता हूँ। मैं स्लो मोशन में भी इसीलिए चलता हूँ जिससे लोगों को पता ना चल जाए कि मैं इस वक्त भी नशे में हूँ। भले ही मेरी माँ की हरकतों की वजह से मेरा बचपन एक्स्ट्रा गरीबी में बीता हो, मगर मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था
एंड इसीलिए लॉजिक एंड कॉमन सेंस की गांड मार के मैं बरसों पहले अपनी मरी हुई माँ की कब्र अब बनवा रहा हूँ, जबकि मैंने तो पार्ट 1 में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। तो बस ऐसा सब बोल के रॉकी भाई एज यूजुअल स्लो मोशन में निकल लेते हैं। अब जैसे ही रॉकी भाई जाने लगते हैं, कोई आके उसकी माँ की कब्र पे कपड़ा मारने लगता है। तो फिर उसको कपड़ा मारते देख लोग पूछते हैं कि ये क्या पागलपंती हो रही है, यहाँ है क्या जिसपे कपड़ा या साफ सफाई की जरूरत है, कब्र है ये तो रॉकी भाई बताते हैं कि ये जो माँ की कब्र के नाम पर जो इतने बड़े प्लॉट पर जो हमने कब्जा किया है, तो इसकी रखवाली के लिए भी तो किसी को रखना पड़ेगा ना। तो ऐसा है कि किसी चौकीदार या किसी सिक्योरिटी वाले को रखने से तो बेटर है कि भाई मेरे बाप को रख दूं, वो पगार मांगेगा, ये जबकि एक बोतल पे सेट हो जाता है। तो इसलिए ये अब से कबर कम इस प्लॉट की रखवाली करने वाला है। अब हमारे रॉकी भाई का ऐसा बेगैरत खानदान देखकर हमारी इस हीरोइन को रॉकी भाई से 5 साल बाद बैठे बिठाए प्यार हो जाता है। एंड इसी के साथ इस लड़की का इस फिल्म का तीसरा डायलॉग आता है, Congratulations. I love you. बस इसके बाद क्या था, इसके बाद इसमें इसकी सास की आत्मा घुस जाती है। एंड ये भी अब पूरा दिन रॉकी भाई के आगे पीछे ऊपर नीचे पुराने पंखे की तरह घूम घूम के नाचती रहती है, गाती रहती है एंड रॉकी भाई को काम पर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से इनका भी काम का नुकसान हो रहा होता है। एंड रॉकी भाई ने भी फुल डे बीवी का मुजरा देखने के लिए KGF के लिए CAs, अकाउंटेंट, सुपरवाइजर्स, इंजीनियर की हायरिंग कर दी होती है। लेकिन एक दिन CBI के हाथों रॉकी भाई के बिजनेस की एक अकाउंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट फाइल हाथ में आ जाती है। तो PM रवीना बताती है कि ठीक है जाओ ईडी को लेके जाओ, फिर से रेड मारो। लेकिन एज यूजुअल रॉकी भाई को इस बार भी खबर मिल जाती है कि ईडी की रेड पड़ने वाली है। लेकिन इस बार जो है रॉकी भाई ये सोचते हैं कि मैं इस मैटर को परमानेंटली सेटल कर देता हूँ, तो इसलिए वो PM रवीना से मिलने PMO ऑफिस चले जाते हैं। अब हमारे रॉकी भाई तो PM से भी बड़ी हस्ती है। I am also CEO. Oh, wonderful. Which one? इंडिया। इसलिए उनके जाते ही PM रवीना जो है वो सारे काम धंधे छोड़ के उनको इमीडिएट अपॉइंटमेंट दे देती है। अब अपॉइंटमेंट मिलते ही रॉकी भाई तो अपने स्वैग में स्लो मोशन में ऑफिस की तरफ बढ़ रहे होते हैं एंड PM एंड उनके सभी चमचे उनका वेट कर रहे होते हैं अभी। तो अब रॉकी भाई के पहुंचते ही हेलो हार खाना खा के जाना हो। ना मालूम है नमक ज्यादा पड़ जावे ना तो दही डाल देने का, किसी को पता नहीं चलेगा। अब रॉकी भाई की ऐसी बकवास सुन के PM रवीना जो है वो भड़क जाती है एंड रॉकी को डांटती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो एंड ऑल। तो अब रॉकी भाई सीरियस हो जाते हैं एंड एक फाइल दिखा के बोलते हैं कि KGF में इलीगल माइनिंग कर रहा हूँ, एक ट्रस्ट के नाम पर मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ। लेकिन तभी PM रवीना की पार्टी के कुछ चमचे उधर आ जाते हैं एंड PM रवीना को बताते हैं कि कांग्रेस मेरा मतलब है कि हमारी पार्टी को फंडिंग इन्हीं के यहाँ से आती है एंड इन्हीं के फंड से हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम पावर में आए हैं एंड दिस एंड दैट। एंड आगे भी इसी तरह उद्योगपतियों एंड माफियाओं से पैसे ले लेकर हम आगे भी 70 सालों तक इस देश पे राज करने वाले हैं। फिर भले ही चाहे हमारे जाने के बाद भी आने वाली सरकारें भी यही कंटिन्यू करेंगी, लेकिन हम चाहकर भी इन उद्योगपतियों माफियाओं पे कोई एक्शन नहीं ले सकते। हमें पार्टी फंडिंग के लिए हमेशा ही इनके टैक्सेस, इनकी उधारियां, इनके क्राइम्स सबको नजरअंदाज करते रहना होगा एंड इनके लोन्स और इनकी सभी चीजों को क्लियर करते रहना होगा। तो अब ये सब सुनते ही रॉकी भाई और चौड़े होकर और होशियारियां मारने लगते हैं PM रवीना के सामने। लेकिन PM रवीना रॉकी को बोलती है कि मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, तुम्हारे लोग, तुम्हारा सोना, तुम्हारा नाम, तुम्हारा KGF। ये चेतावनी नहीं, ये मेरा वादा है। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। अब PMO एंड हर चीज को सेटल करने के बाद रॉकी भाई एक दिन फाइनली फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं कि तभी ये नल्ली हीरोइन एक दिन भी रॉकी भाई को काम करने नहीं देना चाह रही होती है एंड वो फैक्ट्री आके सबके सामने बोलती है मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। तो रॉकी भाई भी बोलते हैं कि अभी सुबह ही तो किया था। तो इसके जवाब में ये किसी की भी आखिरी तमन्ना फिल्म का अपना चौथा एंड अंतिम डायलॉग बोलती है कि मारे। लेकिन तभी संजू बाबा एंड उनकी पूरी टीम गटर खोद के KGF में एंटर कर जाते हैं एंड इस बार एक बड़ी नल्ली वाली बंदूक से रॉकी भाई पर निशाना लेते हैं, मगर संजू बाबा का निशाना थोड़ा गलत हो जाता है एंड इस बड़ी नल्ली से इस बड़ी नल्ली को गोली लग जाती है एंड इसी के साथ KGF में हो जाती है फाइट शुरू। अब फाइट के बीच में भी थोड़ी देर तो रॉकी भाई बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाते हैं एंड इस सस्ती हीरोइन के साथ बिताए हुए अपना फ्लैशबैक याद करने लगते हैं कि इस फोकट की लड़की को कैसे रॉकी भाई ने 5-6 सालों तक खिलाया, पिलाया, डराया, धमकाया, सारा दिन शराब एंड सिगरेट के नशे में डूबने के बावजूद भी जैसे तैसे करके इसको प्रेग्नेंट किया। एंड अब जब रॉकी भाई का मेल ईगो वाली मर्दानगी साबित होने ही वाली थी कि तभी तो तू मर गई, लंबू ने तुझे लंबा कर दिया, माचिस की तीली को
खंबा कर दिया। तो यस, अब थोड़ी देर का रंडवा रोने के बाद रॉकी भाई निकल पड़ते हैं सबको मारने। लेकिन संजय दत्त की भी उम्र काफी हो गई होती है, इसलिए वो भी स्लो मोशन में ही रॉकी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। अब एक पॉइंट आता है जहाँ पर फाइनली इन दोनों का मिलन हो जाता है। अब राउंड 1 में तो संजू बाबा रॉकी भाई पे भारी पड़ते हैं। संजू बाबा बाकी सभी को तो तलवार से मारते पीटते काटते हुए आए थे, लेकिन जहाँ बारी आई रॉकी भाई की तो वहाँ तलवार से क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी काफी धुलाई के बाद राउंड 2 जो है वो रॉकी भाई के नाम रहता है, क्योंकि अब रॉकी भाई के हाथ में उनका अस्त्र हथौड़ा अस्त्र आ जाता है एंड वो इससे संजू बाबा के प्रभास्त्र को तोड़ देते हैं एंड अपने अस्त्र से संजू बाबा की खूब धुलाई करते हैं। लेकिन फाइनल राउंड तक संजू बाबा की एंड बॉयकॉट गैंग की हालत जो है वो बिल्कुल ही पतली हो चुकी होती है एंड रॉकी भाई ने अपने सभी अस्त्रों एंड शस्त्रों से इन सब की मार ली होती है। लेकिन अभी भी आखिरी काम बाकी होता है। रॉकी भाई अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के पहुंच जाते हैं संसद भवन एंड अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के दम पर संसद भवन की सिक्योरिटी को हाईजैक कर लेते हैं। इसी के साथ रॉकी भाई इंडियन फिल्म हिस्ट्री के पहले टेररिस्ट बन जाते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर घुसकर गोलीबारी करने में सफल हो जाए। अब यहाँ पर रॉकी भाई को गोलियां चलाते देख पब्लिक को लगता है कि पीएम रवीना पे गोलियां चल रही है, लेकिन रॉकी भाई जो है वो अपने पॉलिटिशियन पार्टनर को शूट कर रहा होता है, क्योंकि हमेशा से केजीएफ को हथियाने के पीछे का मास्टरमाइंड यही होता है। इसी ने गरुड़ा, संजू बाबा, इवन रॉकी भाई सबकी मदद करी होती है हमेशा से। अब जैसे कि कांग्रेस राज में आए दिन होता था कि टेररिस्ट इंडिया में आते थे, अटैक करते थे एंड चले जाते थे एंड सब कुछ हो जाने के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री कुछ एक्शन लेती थी। लेकिन पीएम रवीना इकलौती 56 की चोली वाली पीएम होती है जिसने किसी टेररिस्ट पे बिना ट्रायल एंड बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सीधा उस पे सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला किया होता है एंड इसी के चलते वो रॉकी भाई के अगेंस्ट शूट एंड साइड का भी ऑर्डर पास कर देती है। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजों वाला भी एक काम किया होता है, जैसे अंग्रेजों ने हमारी एंशिएंट हिस्ट्री को हटा के इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड लाइब्रेरीज में सिर्फ ब्रिटिश हिस्ट्री का स्क्रिप्चर ज्यादा रखवाया होता है, उसी तरह से पीएम रवीना ने भी ये ऑर्डर पास किया होता है कि किसी भी तरह की मीडिया कवरेज जो है वो केजीएफ को नहीं मिलेगी। ना कभी इसके बारे में कुछ लिखा जाएगा, ना कभी कुछ छापा जाएगा, ना कोई आर्टिकल, ना कोई न्यूज़पेपर, कुछ भी नहीं। लेकिन एज यूजुअल रॉकी भाई को फिर से इन सभी चीजों के बारे में खबर मिल जाती है, तो वो केजीएफ में सभी एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स की मास फायरिंग करके सभी को बिना पगार चुकाए सारा पैसा एंड सारा सोना लेकर भाग गए होते हैं। अब एक तरफ केजीएफ से माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो पलायन कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स जो है वो केजीएफ पे अटैक करने वाली होती है एंड पुलिस जो है वो रॉकी भाई को ढूंढ रही होती है। मगर तभी रॉकी भाई जो है वो सोनू सूद की फाउंडेशन में बड़ा डोनेशन दे के सोनू भाई को ट्विटर पे टैग करके लिखते हैं कि भाई मेरे सभी माइग्रेंट वर्कर्स को जो है हमारी बनाई हुई कॉलोनी तक सही सलामत पहुंचा दो। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस ट्वीट को देख लेती है एंड इस ट्वीट को ट्रैक करते हुए पता लगा लेती है रॉकी भाई की लोकेशन। अब रॉकी भाई जो है वो सारा सोना एंड एक दारू की बोतल लेके एक शिप को लेकर इंडियन ओशन में घुस गए होते हैं एंड ये जो है अपनी शिप को जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नेवी एरिया में घुसा रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली कोई नेवी की सिक्योरिटी तो कोई पार्लियामेंट के जैसी है नहीं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से नेवी वाले जो है वो रॉकी भाई की शिप को उड़ा देते हैं। अब शिप का सारा सोना एंड रॉकी भाई सभी डूब रहे होते हैं, लेकिन रॉकी भाई जो है मरते वक्त भी अपना स्वैग नहीं छोड़ते, ये डूबते भी है स्लो मोशन में। अरे तू मरता क्यों नहीं है यार? एंड रॉकी भाई के डूबते ही ये फिल्म हो जाती है खत्म एंड इसी के साथ खत्म होता है हमारा रोस्ली एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी। तो भाइयों और उनकी बहनों, इस फिल्म से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस फिल्म में कवि कहना चाहते हैं कि काम के टाइम पे नाचने गाने की जगह सिर्फ काम धाम करना चाहिए, वरना आपको नौकरी से निकाला जा सकता है एंड आपके बच्चों को क्रिमिनल भी बनना पड़ सकता है। तो गाइज एंड गर्ल्स प्लीज टेक अ वाइज नोट्स। क्या हुआ, ज्ञान दे दिया तो वीडियो खत्म समझे क्या? पोस्ट क्रेडिट सीन का एक्सप्लेनेशन बाकी है, अभी मैं कुछ भी छोड़ेगा नहीं साला। तो पब्लिक के पूरी तरह से निकलने से पहले फिल्म में बताते हैं कि रॉकी भाई की शिप के पीछे अमेरिकन एंड इंडोनेशियन नेवी शिप्स भी पड़ी हुई थी एंड रॉकी भाई ने इंटरनेशनली भी कई क्राइम्स एंड कई कांड किए थे, जिसके बारे में जानने के लिए बने रहिए रोस्टली एक्सप्लेन चैनल पर, क्योंकि मेरी रॉकी भाई से पर्सनली सेटिंग हो गई है कि वो इस चैनल के 100 सब्सक्राइबर एंड इस वीडियो के 50 लाइक का टारगेट पूरा होते ही चैप्टर 3 के स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू कर देंगे एंड जब भी चैप्टर 3 रिलीज होगी हमारे चैनल पर उसका एक्सक्लूसिवली रोस्टली एक्सप्लेन्ड वीडियो बनेगा। तो तब तक के लिए सदैव हंसते रहिए, खुश रहिए, इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले एंड हम ऐसे ही बढ़िया वीडियोस आपके लिए जल्द से जल्द ला सके। बाकी आप अगला रोस्टली एक्सप्लेनेशन किस मूवी का देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड अभी के लिए गुड बाय, अलविदा, दसविदानिया एंड टेक केयर।